Pakistan often gives to agents of chaos, violence, and terror. Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. I will not say when we are going to attack, but attack we will. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. We must prevent nuclear weapons and materials from coming into the hands of terrorists. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और ये बिल्ली काफ़ी दिनों से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, लेकिन अब जब बोली है तो ये हिंदुस्तान की ज़ुबान बोली है। अब जो आज ट्रंप साहब ने कही है, जो पॉलिसी दी है, उस पॉलिसी के बहुत से हिस्से हैं और अगर इसको ये कहा जाए कि ये पॉलिसी अफ़गानिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ये साउथ एशिया के लिए है तो ज़्यादा मुनासिब होगा और इसमें ज़्यादा फोकस हिंदुस्तान के लिए है तो वो उससे ज़्यादा मुनासिब होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि अरबों रुपए उन्होंने पाकिस्तान को दिए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान पे कोई एहसान किया, क्योंकि पाकिस्तान ने 70,000 जानें कुर्बान की हैं, पाकिस्तान ने अपना अमन, अपनी मईशत बर्बाद की है और उस जंग के लिए, जो जंग हमारी थी भी नहीं, उसके लिए हमने लड़ा, जिसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी ख़राब फॉरेन पॉलिसी तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आज फिर डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर डू मोर होगा या नो मोर होगा, ये पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की रियासत को फैसला करना है और जवाब देना है। क्या वो जवाब देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? इतने घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक कोई जवाब पाकिस्तान की रियासत की तरफ से नहीं आया कि वो अमेरिका के सदर को इस हर्जा सराई के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, उसके ऊपर वो जवाब दे सकें। बहरहाल वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को बताए कि वो मुहज़्ज़ब दुनिया के साथ है या नहीं है। मैं बहुत सारी तकरीर, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं जिसमें वो थ्रेट भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो तालिबानाइजेशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो भी, और ये भी कहा है कि 3,900 वो फौजी भिजवा देंगे। वो फौजी पाकिस्तान का क्या कर सकते हैं? आई मीन अफगानिस्तान के अंदर अमन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? और वो फौजी हैं भी या किराए के कातिल हैं जिनको अमेरिका अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता है? इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जो मुहज़्ज़ब दुनिया को बता रहे थे, मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूं कि अब से कुछ साल पहले हिलरी क्लिंटन साहिबा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी यूएस की, उन्होंने अपनी ही कमेटी के सामने क्या एतराफात किए थे। और अगर एक मुहज़्ज़ब दुनिया का कोई मुल्क इस तरह किसी अपनी नाकामी को तस्लीम करने की बजाय छुपाए तो वो जरा हिलरी क्लिंटन की गुफ्तगू सुन ले, ताकि पता चल जाए कि नाकाम है कौन, शिकस्त खुर्दा है कौन और पाकिस्तान को इस्तेमाल किसने किया। गो कि हम इस्तेमाल हुए, मुख्तलिफ ज़ियाउल हक के ज़माने में भी हुए, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी हुए, लेकिन किस तरह से अमेरिका ने खुद को भी इस्तेमाल किया और हमें भी, वो जरा हिलरी क्लिंटन की जुबानी सुनते हैं। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine,
You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. ये सच तो हिलरी क्लिंटन साहिबा बोल रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से बर्बाद किया, किस तरह से फंड किया अपनी जंग के लिए, और वो जंग जो कि उन्होंने जीती भी नहीं और पाकिस्तान को छोड़ के वो चले गए, अफगानिस्तान से चले गए और पाकिस्तान को उनके दर पे छोड़ दिया। ये वो कह रही थी। हमें इसका एहसास है कि नहीं, हमने क्या गलतियां की, हम उसको दोहराएंगे कि नहीं, अपना घर इन ऑर्डर हम करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर इस वक्त चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ मनसूबाबंदी हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इंटरनल सिचुएशन है उसको भी खराब करने की कोशिश हो सकती है। हमारे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब लाहौर से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने वक्त दिया है। मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा जो कि अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रही हैं, जाना माना नाम है, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी, आप भी हमें ज्वाइन करिए। इस्लामाबाद से थोड़ी देर में जनरल एजाज अवान साहब भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सीधा मैं कसूरी साहब के पास जाना चाहती हूँ। कसूरी साहब, आपने डोनाल्ड ट्रंप की टोन भी सुनी, लबो लहजा भी और अल्फाज भी, आप क्या समझते हैं, महज धमकी है या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर सकता है? कर क्या सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, एक पेचीदा सा सवाल है, क्या कर सकता है बाद में मैं आऊंगा। उन्होंने किया क्या है, पहले उन्होंने आज क्या कहा है। मेरे ख्याल में उनकी जो पॉलिसी का बांझपन है उसका उन्होंने एतराफ़ किया है। कोई नई बात नहीं की, उन्होंने नई बात कुछ भी नहीं की। ये वही चीज़ें हैं जो ना सिर्फ लीक आउट हो रही थी कि पॉलिसी रिव्यू के में होंगी, बल्कि इससे पहले कई साल से अमेरिका यही करता आ रहा है। जब पॉलिसी रिव्यू होता है कि जी पाकिस्तान हैज़ टू डू मोर। देखिए, हमारी जो अपनी कमज़ोरियां हैं वो दूसरी बात है, मैं उस तरफ आऊँगा जब आप सवाल पूछेंगी। लेकिन उन्होंने जो आज कहा है उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं हम अपनी फ़ौजें बढ़ाएंगे तो हवा पे तो जिंदा नहीं रहेंगी, उनके लिए ग़िज़ा, उनकी वर्दी, उनके लिए साजो सामान, उनके लिए हथियार पाकिस्तान से जाएंगे। जो उनके पास एक नॉर्दर्न नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नॉर्दर्न D&D, वो रूस के ज़रिए था। वो उनके ताल्लुकात आजकल ख़राब हैं, तो ये तो वो नहीं आप समझ सकते कि रशिया के ज़रिए आएंगी पाकिस्तान के ज़रिए। तो ये इसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हाँ, वो पाकिस्तान, उनका ये ख्याल है कि ब्लस्टर जो है उनका, वो ब्लस्टर शायद उनके कोर जो उनका है उसको उन्होंने धोखा दिया है। उनका जो कोर ग्रुप था उसको उन्होंने वादा किया था कि अफगानिस्तान से हम अपनी फौजें निकालेंगे, ये गलत जंग है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब ही इज हैविंग टू ईट हिज वर्ड्स। और जो उनके अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिसेंटली जिनको उन्होंने फायर किया है, वो वापस ब्राइटबार्ट में चले गए हैं, स्टीव बैनन, और उन्होंने भी आज रगड़ा लगाया है ट्रंप को। तो बात ये, उन्होंने अपने बेस को भी सेटिस्फाई करना है, बेस को ये भी बताना है कि मैं पैसा भी नहीं खर्च करूंगा। मुझे कितना अफसोस हुआ कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है अफगानिस्तान, उसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इस शख्स की उस पे भी नजरें हैं। ये कह रहा है कि जनाब वो जो $1 ट्रिलियन के हैं, उसने हिंट किया है। प्राइम मिनिस्टर, हालांकि अफगानिस्तान में कोई नहीं है, वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने कहा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है। यानी कि ये इसका ख्याल है कि जो जंग लड़ी जाए उसके पेमेंट भी अफगान गरीब कौम करे। तो ये अपने वो बेस को अपील कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े खतरात हैं, इसलिए हमें उनको जो भी उनकी बेवकूफ़ियाँ हों, इनकंसिस्टेंसीज हो, हमें अपने मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। मैं कसूरी साहब उसके ऊपर आती हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर आती हूँ कि ये डू मोर की जो लड़ाई है जनरल साहब, ये कब तक ये डू मोर का मुतालबा हमसे होता रहेगा? अब नो मोर पाकिस्तान से क्यों नहीं जाता? देखिए, ये तो जो एक स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आनी है, और जो मौजूदा लीडरशिप जो है उन्होंने एक डिसीजन लेना है। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इन 3 इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर, और जिसमें लीड रोल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का होगा, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स बिल्ड करना है, अपनी पॉलिसी उनको देनी पड़ेगी
क्योंकि ये जैसे अभी कसूरी साहब फरमा रहे थे कि ये जो उन्होंने इस वक्त पॉलिसी दी है, पहली बात तो ये है कि डज नॉट कम एज अ सरप्राइज टू पाकिस्तान। एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेड था और उन्होंने यही कहना था, और ये उससे पहले भी वो यही कहते रहे। हाँ, उन्होंने अपने स्टैंड से जो है, वो जब इलेक्टोरल कैंपेन में थे तो उन्होंने कहा था ये 16 साल जंग है, ये किस मकसद के लिए लड़ी जा रही है और सबसे बड़ी जंग है और हम उसको उलट गया। हाँ। और अब उन्होंने एक तो पेंटागन हैज प्रिवेल्ड, उन्होंने उन्हें वहां से विड्रॉल इमीडिएट नहीं करने दिया। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अब भी अमेरिका और पेंटागन उसी तरह कंफ्यूज्ड हैं अपनी अफगान पॉलिसी के बारे में, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ये जंग जीतना चाहते हैं, हम वहां खलाबी पैदा नहीं करना चाहते। अगर वो जंग जीतना चाहते हैं तो जहां 140,000 ट्रूप्स थे और वो 13 साल तक लड़ते रहे, उसके बाद आपने उसे अबैंडन किया। अब इस वक्त 12,000 ट्रूप्स हैं, आप उसे रीइंफोर्स करना चाहते हैं 4,000 से, और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये जंग जीतना चाहते हैं। वो 4,000 भी फौजी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मर्सनरीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ब्लैक वाटर्स के लोग हैं। लेकिन क्या वो 4,000 आदमी और ये 12,000 मिलके जंग का पासा पलट सकते हैं? जहां 1,40,000 ट्रूप 16 साल परफॉर्म नहीं कर सके, अब वो क्या अचीव कर लेंगे? तो एक तो बिल्ट इन कॉन्ट्रडिक्शन है ऑब्जेक्टिव में और फोर्स स्ट्रक्चर में। इस फोर्स से वो रिजल्ट हासिल नहीं करना चाहते जो वो करना चाह रहे हैं। फिर इसमें जो एक बहुत बड़ी कबाहत है इनकी इस पॉलिसी में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक फ्लॉ रहा है कि वो रीजन को नजरअंदाज कर रहे हैं, रीजनल फोर्सेस को। मतलब हम वो कहते हैं मिलिट्री स्ट्रेटजी में कि देयर आर 3 कांस्टेंट्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द जियोग्राफी, सही, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट हिस्ट्री एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट कल्चर। बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन कसूरी साहब, आप वजीर खारजा थे जब जनरल मुशर्रफ को कॉल आई थी और आर्मिटेज ने कहा था कि हम आपको स्टोन एज में वापस भेज देंगे। आप समझते हैं कि एक दफा फिर रिपब्लिकन्स ने उसी तरह का हथकंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है और ये थ्रेट किया है कि हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि दिफाई और सलामती और फलाना हम हर हथियार जो है वो तरीका इस्तेमाल करेंगे और तरीकाकार तब्दील कर देंगे। ये वही स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान से। अब मुतालबे क्या है दरअसल? जी, मैं अर्ज करूंगा, एक तो करेक्शन फरमा लें, मैं वजीर खारजा नहीं था, लेकिन मुझे हालात का पूरा इल्म है। जी जी, मैं उसके बाद आया हूँ, अब्दुल सत्तार साहब थे। हाँ, तो पहली बात तो ये, लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर मौजूद था व्हाइट हाउस में, जहां यही सवाल जो आप मुझसे पूछ रही हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ से पूछा गया था कि भाई ये बात सही है। उनका मुझे तो इसका इल्म नहीं है। फिर किसी ने उनसे ही पूछा आर्मिटेज से, उनका मुझे तो इसका इल्म नहीं है। तो प्रेसिडेंट बुश खड़े हुए थे, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की किताब लॉन्च हो रही थी, तो उन्होंने कहा नो नो गो एंड बाय हिज बुक। देखिए ये टोटल नॉनसेंस है। अब्दुल सत्तार साहब ने अपनी किताब में क्लियरली लिखा है, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने उसमें बताया है कि 9 घंटे का डिफरेंस था वॉशिंगटन में और इस्लामाबाद के टाइम में। हर एक को ये इल्म था कि क्या वो कहेंगे, इस बात का मुकम्मल तौर पर हर एक को पता था कि उन्होंने क्या कहना है, और उसके जो जवाबात हैं वो वर्कआउट कर लिए गए थे। उसमें यह भी था कि फला फला चीज हम मानेंगे, फला फला चीज नहीं मानेंगे। आप उनकी किताब कंसल्ट कर लें तो आपको इसका जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान कोई गैर अहम मुल्क, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो गैर अहम मुल्क नहीं है। तो अभी वो फिर वही उसी तरह से वो कर रहे हैं ना, उसी तरह से धमका रहे हैं कि ठीक है बात मान लें वरना फिर हम आपके साथ। तो वो वरना का कोई हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें जो जब आप आएंगी हमें अपने इंटरेस्ट में जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक पॉलिसी बेच नहीं ना सक रहे, आसमा बात सुने, अगर बेच नहीं सक रहे, हम सारी दुनिया को कह रहे हैं और वो आप इस तरफ आएंगी तो मैं बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कसूर साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूंगा, इसके बाद इसी पे आती हूँ। बिल्कुल आपको याद होगा कि वजीर आजम जब बने थे नवाज शरीफ साहब और वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमारे हाउस को भी किस तरह से इन ऑर्डर करना है उसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमें शहीर रहमान साहबा भी ज्वाइन करेंगी। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ट्रंप की गीदड़ भपकियां, पाकिस्तान का रिस्पांस जो कि अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं दोबारा जनरल साहब भी हमारे साथ हैं, शहरी ने भी हमें ज्वाइन किया है और कुसूई साहब भी हमारे साथ है। कुसूई साहब के पास दोबारा जाऊंगी जनरल साहब, क्योंकि जो आप बात कर रहे थे ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुसूई साहब, हमने अपना घर इन ऑर्डर करना था, नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं कि अब ट्रंप साहब इतना खुल के सामने आ रहे हैं? नहीं, हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा नेशनल एक्शन प्लान कामयाब नहीं हो रहा। हमारी सिविल मिलिट्री के बारे में ये बात अब कोई अफवाह नहीं, आम बात हो गई है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। खुदा करे हो जाए, खुदा करे। अब सुना नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है और उसके बाद वो रेगुलरली करने का इरादा कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल है सियासी नौयत की, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर जो एक हमारे बारे में गैर मुल्कियों को तो छोड़ें, हमारे अपने अखबारात देख लें, हमारे अपने बारे में जो पॉलिसीज़ हैं, ये सेक्टेरियनिज्म पे और ये जो सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, उस पे बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि हमारे खुद अंदरूनी सियासतदान और अखबारात खुद पॉइंट आउट करते रहते हैं। हमें उसमें कामयाबी हासिल करनी एसेंशियल है। सही। लेकिन इस जो आज ट्रंप ने बातें की हैं वो उन्होंने उनको मद्देनजर रख के नहीं की। वो तो अपनी उनकी फेलियर है और उसका मलबा हम पे डालना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं जो मुझे खतरा है, मुझे खतरा ये है कि आप देख लें कि ये पॉलिसी अब लंबी चलेगी। ये आसानी से बंदा अपनी गलती नहीं मानता। एक दफा इसने पहले कहा था, ट्रंप साहब ने इलेक्शन में उन्होंने कहा था, जो कैंपेन चल रही थी, कि ये जंग गलत है, मैं इससे बाहर आऊंगा। अब ये बड़ी मुश्किल से इसके जर्नैलों ने इनको मिलाया है और इन्होंने अपने बेस को नाराज करके, वो जो स्टीव बैनन को नाराज करके, ब्रेटबार्ट को नाराज करके इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है। अब ये जितनी देर सदर रहेंगे, 4 साल या 8 साल, को बुनियादी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए पाकिस्तान को यह सोच लेना चाहिए कि जो हम पॉलिसी बनाएं उसको उसमें कुछ इस्तेहकाम हो, उसकी कोई कंसिस्टेंसी हो। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये नहीं है कि आज बिल्कुल शहरी आपने सुना, लंबा काम चलेगा। बिल्कुल कुसूई साहब कह रहे हैं कि जो पॉलिसी बनाए, पहली बात तो ये कि पिछले 4 साल में हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आई। अब पॉलिसी अगर बनाएंगे तो हमने क्या पॉलिसी बनानी है? और फिर 70,000 लोगों की जानें कुर्बान करने के बावजूद हमारी एक फेल्ड किस्म की फॉरेन पॉलिसी है कि हमें ये सुनने को आज भी मिल रहा है। क्या कहेंगी आप? जी शुक्रिया आसमा, बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ये अपनी नाकामियां हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, क्योंकि जवाब तो उनको कोई देने को नहीं है अपनी अवाम को और अपनी कमेटियों को, अपनी पार्लियामान की कमेटियों को, कांग्रेस की और सेनेट की। जब उनसे सवाल होता है कि 16 साल ब्लड एंड ट्रेजर की बात होती है, इतनी फौजों का आना जाना, इतनी पब्लिक दुनिया में इनकी सुबकी हुई है कि क्या करके आए, क्या खोया, क्या पाया, तो ये इस एनालिसिस में तो कहीं कतन किसी लेवल पर ये पूरे नहीं पड़ते। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस पे उनको कठेरे में खड़ा कराना होता है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को डूम और एक तरह आइसोलेट कर देना, इनका अक्सर और बेशतर ये रद्द अमल रहा है। अगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त क्योंकि कुछ बातें की गई हैं, उनको हमें सीरियसली और संजीदगी से लेना पड़ेगा। पहला कदम तो यह है कि पाकिस्तान को अपनी दिफा, सिर्फ हमें फ्रंट लाइन्स पे जरूरत नहीं होती, फौज का अपना काम कर रही है और वो पुरअज़्म है, लेकिन आजकल जो खारजा पॉलिसी होती है वो एक मुकदमा लड़ना होता है, वो एक डिप्लोमेटिक मुकदमा लड़ना होता है। और इस पर आप सफारती और खारजा अपने जितने भी इस वक्त लोग हैं और आपके एक्सपर्ट्स हैं और आपके जो एहलकार हैं, जो आपके इस वक्त वजीर हैं और आपकी मिनिस्ट्री है, वो बिल्कुल चुप है, गुमसुम और गुमगू की कैफियत है। बिल्कुल 12 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई पॉलिसी, चाइना ने रिएक्शन दे दिया, कर चुका है। बिल्कुल जी, और आपने कोई बस बताया कि आपकी मीटिंग हुई है एम्बेसडर हिल के साथ, ये तो अलग बात है। बिल्कुल उनका काम है, आप मीटिंग करें और अपनी बातें करें और आप कोशिश करें कि रास्ते हमवार करें, लेकिन रद्द अमल, मुल्क को हौसला देना, दुनिया को मैसेज देना, चाहे वो मुतदिल हो या जैसा भी हो, लेकिन ये जो
साइलेंस है, ये जो चुप्पी है, ये मुजरिमाना है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो चुप है इसके पीछे, बिल्कुल ये जो चुप है इसके पीछे है क्या, और मुलाकातें कितनी हो रही हैं? मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद ये भी इस पे भी बात करना बहुत जरूरी है कि जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कहा है, और पाकिस्तान इसको बहुत पहले भांप चुका था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और फिर जो टेक्टिकल वेपन्स के हवाले से या न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से ट्रंप साहब ने फरमाया है, वो असल खतरा है या नहीं? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। असल पॉलिसी लगता ऐसे है जनरल साहब कि ये जो पॉलिसी आज अनाउंस की है, ये जनूबी एशिया की और हिंदुस्तान की पॉलिसी है जो उन्होंने की है। मेरे पास बाइट भी है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं कि अमेरिका की जनूबी एशिया से मुतालिक हिकमत अमली एक हिस्सा भारत के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करना है, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और अहम तरीन सिक्योरिटी इक्तिसादी पार्टनर है, ये ट्रंप साहब ने फरमाया। आसमा, देयर इज नथिंग न्यू इन इट एंड, और हमें ये नज़र आ रहा था उनकी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी उसमें भी उनकी जो झुकाव था हिंदुस्तान की तरफ वो बड़ा वाज़ेह था और बड़ा क्लियर था। और इस जंग के बारे में तो वो कम्प्लीटली चाह रहे थे कि वो अमेरिका को डिसंगेज करेंगे। एक तो वो वहाँ से वापस हुए उन्होंने अपनी सोच से, और जैसा पहले मैंने कहा कि पेंटागन ने प्रिवेल किया है, दे हैड प्रिवेल्ड ऑन प्रेसिडेंट ओबामा ऑल्सो, और उस वक्त उन्होंने 40,000 ट्रुप्स इंडक्ट करवाए थे अगेंस्ट द विशेज और बड़ी रेजिस्टेंस के बाद। अभी भी उन्होंने 4,000 का एग्री किया है, लेकिन इस सारी चीज़ में हिंदुस्तान की तरफ लीनिंग, हिंदुस्तान का एनहांस्ड रोल इन अफगानिस्तान, उसमें कोई चीज नई नहीं है पाकिस्तान लेकिन वो के जो लिए। न्यूक्स की बात कर रहे हैं कि मतलब उसको हमें एटमी हथियारों को दहशतगर्दी, तो हिंदुस्तान का मौकफ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का मौकफ है, और अमेरिका ने ये इस तरह की एक बेवकूफ़ बात बहुत पहले भी की थी कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि दे कैन फॉल इन द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। तो उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था कि आप हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस है और जो न्यूक्लियर पॉलिसी उसमें आप हमें उनके, मैं वर्ड दोहरा रहा हूं कि एक स्क्रू ड्राइवर यहाँ से ले जाके दिखा दें, आप ले जाके दिखा दें। तो हमारा बड़ा कम्प्रिहेंसिव 4 टियर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, एक बड़ी वेल कंसिडर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है। तो ये कोई ऐसी जगह तो पड़े नहीं है कि किसी तालिबान के हाथ लग जाएंगे। तो इसमें ये एक बेवकूफ़ सा बात है जो उन्होंने की है कि ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दहशत गर्दों के हाथ ना लग जाएं। देखिए, न पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि कोई एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आ सकती है। पाकिस्तान में बड़ी वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, अब 9वां साल जा रहा है। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर की रिमूवल के बाद भी द सिस्टम इज इन प्लेस, अदारे अपना काम कर रहे हैं, सिस्टम अपना काम कर रहा है। इट्स नॉट अ बनाना रिपब्लिक। तो एक वेल कंसिडर्ड पॉलिसी रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन उनकी बातों में मुझे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही है उनमें ना कोई बात नई है, न उसमें कोई ऐसी विजनरी बात उन्होंने की है जिसको हम कहें जी कि इसको नए तरीके से। लेकिन शहरी जो बात बैंड आउटफिट्स के हवाले से अभी एक इत्तला आ रही है कि जो एनएससी उनके हैं, उनके स्पोक्स पर्सन एनएससी के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अगर कोई ऑफिशियल जिनके कनेक्शन जिनके रहे हैं बैंड आउटफिट्स के साथ उनको या टेररिस्ट के साथ, उनको उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। तो देखिए, ये वो चीज़ है जो डॉन लीक्स पे हम बात करते हैं बार बार। क्या आपको नहीं लगता कि ये कंसर्न्स जो कि डॉन लीक्स के जरिए बाहर गए थे वो सच थे या गलत थे, लेकिन वो कंसर्न्स मौजूद हैं, उनका कुछ कलाकुमा जो है वो हो पाएगा, नहीं होगा तो जैसे कसूरी साहब ने कहा हमें भुगतना पड़ सकता है? जी आसमा, देखिए सबसे पहले तो मैं डॉन लीक्स वाली सेंसेशनल स्टोरी को इस सीरियस इशू से नहीं लिंक करना चाहती। वो अलग मसला है और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल आया होनी चाहिए और पब्लिक होनी चाहिए। वो ऐसी स्टोरीज और एनालिसिस और तज्जिए पाकिस्तान के इंटरनल जो मसले मसाइल हैं, दहशतगर्दी के हवाले से, इंतहा पसंदी के हवाले से, कल अदम तंजीमें अपना सर उठाती रही हैं, कभी कभी मेन स्ट्रीम की जा रही हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान के अंदर हर लेवल सतह पे हो रही हैं, टेलीविजन पे हो रही हैं और हर तज्जिए में हो रही हैं। तो ये एक एटलीस्ट पॉजिटिव बात है कि इस पर पब्लिक डिस्कशन होता है। लेकिन मुसीबत यह है कि जब एक ये 22 पॉइंट्स बनाए गए थे पार्लियामान की कमेटी बैठ के, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीएम हाउस में, इतना संजीदा माहौल, इतने आला एहलकार और हर पार्टी की आला क़यादत बैठी है और अपना वक्त और अपना फोकस आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, किसानिया के बाद, आपको याद है ये सब हुआ है। तो उसमें तो ये बहुत वाज़े मौक़िफ़ था हर तंजीम का कि इसमें और
کا یہ بات تھی کہ اس میں کوئی کردم تنظیم اس کے بعد ہم اس کو آپریشنل نہیں دیں گے، یعنی کہ سپیس نہیں دیں گے، اور ان کا آہستہ آہستہ ہمیں ان کی کیپیسٹی اور ان کی جو اہلیت ہے آپریٹ کرنے کی اس کو کم کرتے جائیں گے، ان کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی اور تاکہ یہ سکڑتے جائیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا اور ہماری جو فوج ہے وہ اس سرحدوں پر اور وہاں جو آپریشنز انوالوڈ ہے وہ کر رہی ہے، باقی کام جو ہوتا ہے انٹیریئر منسٹریز اور کمیٹیز اور سویلین گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات میں ایک اور کہنا چاہوں گی کہ میں ڈس اگری کرتی ہوں کہ یہ ہمیں کوئی کنسرن نہیں شو۔ ایک طبقہ ہے یہاں جو صبح سے کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بالکل ٹھیک پالیسی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ آئی ایم سوری، ایسی ویسی وہ بیانیہ وہ ہے ڈوم اور کب سے ہم سن رہے، لیکن آپ کے لیے یہ موقع خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک پریڈکٹیبل اس وقت وائٹ ہاؤس بن چکا ہے، انہوں نے خود اپنی جس طرح کی ہائرنگ فائرنگ کی آپ نے سامنے دیکھا ہے، اور ضرورت نہیں ہے کہ کال آف فیل ہمیشہ منطقی ہو۔ یہ قصوری صاحب نے یہ بات کی، بالکل شریک قصوری صاحب، اگر یہ کیا رسپانس کیسا ہونا چاہیے تھا پاکستان کی ریاست کا، حکومت کا، اداروں کا، کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اور پھر بینڈ آؤٹ فٹس کے حوالے سے ہمیں پالیسی کیا بنانی پڑے گی؟ یہ ایک بڑا کنسرن بہرحال دنیا کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، میں تو اس لیے بھی حیران ہوں کہ ان کی جو پالیسی ہے 7-8 دن سے تو ساری دنیا کے اخبارات کا موضوع بنی ہوئی ہے، اور پاکستان میں تو مہینے سے زیادہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے خد و خال کا بھی علم تھا، تو ممکنہ جو وہاں سے بات ہونی تھی we should have been ready with it. وہ we are not ready. By being ready, I don't mean we should be irresponsible. What I mean is کہ ہمارے فائنانس منسٹری، ہمارے معاشی معاملات ہیں، they should sit, they should look. Unfortunately, the state of the economy is not particularly good. باوجود حکومت کے بلند بانگ دعووں کے۔ اس کے علاوہ جہاں تک باقی معاملات ہیں ملٹری کے، وہ تو الحمدللہ we have a stable defense, both conventional, sub-conventional and nuclear with India. A degree of parity has been established. لیکن foreign policy کا جو کام ہے وہ بالکل مسنگ تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے نیریٹو میں کمزوریاں اگر ہیں تو وہ کئی دفعہ ایڈمٹ کی جا سکتی ہیں۔ I used to admit them in private meetings with top leaders and tell them کہ difficulties یہ ہیں، publicly بتائیں تو صحیح کہ بھئی ہمیں کیا مشکلات ہیں، مثلاً کیوں نہیں ہم کہتے تھے اور ریپیٹڈلی کہہ رہے۔ میں تو کہا کرتا تھا، آرمی نے بھی اب ریپیٹڈلی کہا ہے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لوگ آتے ہیں تو بارڈر کو بیٹر مینج کریں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میکسیکو میں ہم فینس لگا دیں گے، وال بنا دیں گے، بیوٹیفل وال بنائیں گے، میک میکسیکنز پے۔ ہم تو افغان سے پے نہیں کرا رہے، ہم امریکہ سے بھی نہیں پے کرا رہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ یا تو بارڈر کو جوائنٹ نیٹو، آئی ایس ایف اور پاکستان آرمی مانیٹر کرے، یا کوئی اور طریقہ بتائیں۔ ادھر امریکہ نہیں آتا، بالکل۔ جب تک آپ کا بیانیہ نہیں جائے گا، you will have to put America in the dock. And I will tell you that in a NATO foreign ministers conference, I convinced the Canadians کہ وہ امریکنوں کے خلاف بولے۔ امریکہ نہیں مان رہا تھا۔ کینیڈا کے فورن منسٹر نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف آپ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں، تو ان کا فورن منسٹر کہہ رہا ہے کہ they are prepared to fence، تو آپ سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بات تو کریں، تکرار سے بات کریں، ریپیٹڈلی بات کریں۔ بات کون کرے؟ ابھی تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال کوئی وزیر خارجہ نہیں رہا، بات کون کرے گا اس وقت؟ ابھی 12 گھنٹے گزر گئے، چائنا کا سٹیٹمنٹ آ گیا، قوم منتظر ہے، قوم غصے میں ہے، غم میں ہے کہ کس طرح سے امریکہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے کہ پیسے لے کے ہم نے اتنے پیسے ان کو دے دیے جیسے ہمارے اوپر لٹائے ہیں انہوں نے، اور کوئی رسپانس ہی نہیں ہے فی الحال، بالکل کمپلیٹ خاموشی ہے یہ۔ جی قصوری صاحب، جی جی جن صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر، کیونکہ یہ تو سیریس سوال ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے اور جواب کہیں سے نہیں آ رہا۔ ایگزیکٹلی جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔ ہم فورن پالیسی پہ اپنی اچیومنٹس کو، اپنے ریزولو کو، اپنے وار آن ٹیرر میں کنٹریبیوشن کو اور سیکریفائسز کو
उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सके जिस तरीके से होना चाहिए थी। यूनाइटेड नेशंस में भी, अमेरिका के आगे भी और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी हम अपनी कामयाबियों और रिजॉल्व को उस तरीके से प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। क्या इसकी वजह ये थी कि सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर थी, मेरे ख्याल में जो है वो पिंडी से चलाई जा रही थी, इसकी वजह ये थी? नहीं, पॉलिसी पिंडी से कभी नहीं चलाएगी। मैं जाती तौर पे आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया कि पॉलिसी पिंडी से चलाई जाती है। पॉलिसी हमेशा लीड रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है, और वो प्राइम मिनिस्टर भी खुद थे नवाज शरीफ साहब, और फॉरेन मिनिस्टर भी खुद थे। तो फॉरेन पॉलिसी की और गवर्नमेंट की पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्वायरली उनके अपने शोल्डर पर रेस्ट करती थी। आज हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अदारे अपनी अपनी लिमिट्स के और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपना काम कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट। अब अगर इस तरीके के एक एस्टैब्लिश, देखो इतनी बड़ी पॉलिटिकल चेंज के बावजूद नथिंग हैज चेंज इन पाकिस्तान। द पॉलिटिकल प्रोसेस इज ऑन, गवर्नमेंट इज इन प्लेस, अदारे अपना काम कर रहे हैं। जब ये है तो हमें आज भी जो ये पॉलिसी अनाउंस की है ट्रंप साहब ने, उसके ऊपर हमें एक बड़ा वेल कंसिडर्ड रिस्पांस, चलो 12 घंटे में नहीं आया, कल सुबह तक आ जाए, कल तक आ जाए, कल शाम तक आ जाए, तो जो डिफेंस कमेटी है कैबिनेट की उसको बुलाएं। और जैसे मैंने कहा था 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है उसकी मिलिट्री इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, बिल्कुल आज सुबह आपने देखा कौमी असेंबली के अंदर लोग नहीं थे, सेनेट में हुकूमत के लोग नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि डिफेंस कमेटी होनी चाहिए, उसकी भी मीटिंग, लेकिन पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल नहीं होता? प्राइम मिनिस्टर आए, अपना वहां पे अपना मौक़िफ़ दें ताकि पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी और जो मैसेज पार्लियामान से जाता है वो पूरी दुनिया सुनती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आज खुर्शीद शाह साहब बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए, लेकिन लगता है कि कोई असर नहीं हुआ हुकूमत के ऊपर। जी मैं समझती हूँ कि पार्लियामान को काफ़ी खासा वक्त भी किया हुआ है, और मैं ये भी कहूँगी कि आई एम सॉरी, लेकिन अगले दिन रिस्पॉन्स आना ये किसी फंक्शनल रियासत में नहीं होता। खारजा पॉलिसी आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस होती है, आपका एक महाज होता है। आप अगर कह रहे हैं कि अच्छा जी हमारी फौज ने सोचा कि उन्होंने 24 घंटे बाद रिस्पॉन्स देंगे तो आपकी हो सकेगी, ऐसा नहीं होता। आपको खारजा पॉलिसी में उसी दिन 9 घंटे 10 घंटे बाद जवाबदेही या कोई रद्द अमल, अवाम को हौसला, दूसरी कुव्वतों को अश्योरेंस, फिर जिससे आप मुखातिब हैं, जिसने आप पर कोई सुबकी डाली है, आप उनको भी पैगाम और मैसेज देते हैं कि आप सोए नहीं हैं, आप डरे नहीं, आप धमकी में नहीं आए, या आपको कोई अच्छा भी मैसेज देना हो तो वो आप कंस्ट्रक्टिव बात भी कर सकते हैं, आप बातें बहुत कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुजरिमाना खामोशी है, ये इससे कोई काम नहीं चलता। मैं बात फिर कहूंगी, ये अब सारा बयानियों की जंग होती है, और आप किस बात के इंतजार में तब बात करेंगे जब कोई इससे बदतर आप पर इल्जाम होगा। ये गुमगू की कैफियत बहुत बुरा मैसेज देती है पूरी दुनिया को भी, और पाकिस्तान, आप सोचें चीन का क्या हाल होगा इस वक्त। उन्होंने आपकी दिफा कर डाली, उनको क्यों इतना टाइम नहीं लगा मुझे बताएं। चलिए वो बहुत बड़ा पावर है, वो बात कर सकते हैं, अपनी डट के बात कर सकते हैं, लेकिन आपका मुकदमा चुस्त नहीं हो सकता। बहुत चीजें आप कह सकते हैं, मुकदमा हमारा है और लड़ेगा चीन, ये तो मुमकिन नहीं है ना। साहब ने कहा आसमा, ये बात 4 महीनों से ये एक्सपेक्टेड थी, और आजकल आना जाना पास तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी तैयार होता है। ये कैसी बात कर रहे हैं कि 24 घंटे में रिस्पांस नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? बिल्कुल, ये तो फाइनली पाकिस्तान थिंकिंग, बिल्कुल का रिस्पांस तो कल ही आ गया था। उनका तो एक दिन पहले आ गया, खैर उनका एक रिस्पांस आर्मी का पहले आ गया, लेकिन फाइनली कसूरी साहब आप क्या समझते हैं, इमीडिएटली क्या करना चाहिए? पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कसूरी साहब? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी। हाँ देखिए, बात ये सबसे पहले तो यह है कि फॉरेन मिनिस्टर का ये काम है, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, फॉरेन ऑफिस हैज टू गिव एन इंस्टेंट रिएक्शन, क्योंकि एवरीबडी लुक्स टुवर्ड्स द फॉरेन ऑफिस। और फॉरेन ऑफिस को एडवांटेज ये होता है कि दे आर फुली प्रिपेयर्ड, हाँ, अगर सिटिंग गवर्नमेंट उनको रोक दे
کہ ابھی آپ بات نہ کریں وہ تو دوسری بات ہے. ادروائز they have various options, position papers are there, the ministry is always ready. تو I think جب یہ anticipated تھا کئی مہینے سے تو پھر اس کی تیاری ہونی چاہیے. یہ ہماری اخبارات میں ہیڈ لائنز آ رہی تھیں تو یہ تیاری ہونی چاہیے تھی کہ ہم کیا جواب دیں گے. سر بہت بہت فوراً جواب آنا شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے خیال ہے ایک کوہیرنٹ پالیسی, ایک مشترکہ ہم آہنگ قسم کی, اس میں کوئی پنڈی کوئی اسلام آباد نہ ہو, ریاست پاکستان کی پالیسی بنائی جائے اور پارلیمان آف پاکستان یعنی پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو اناؤنس کیا جائے. ایک بھرپور جواب امریکہ کو ملنا چاہیے کہ ہم صرف پیسے لے کے لڑنے والی قوم نہیں ہے, ہماری غیرت بھی ہے, حمیت بھی ہے اور خود مختاری بھی ہے. ایسا ہوگا یا نہیں, فیصلہ آپ کا.